हेलो एवरीवन, वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लेखांकन सिद्धांत अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करेंगे। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को किया था। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, या इसे रेवेन्यू रियलाइजेशन भी बोला जाता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू से यहाँ मतलब अगर किसी बिजनेस ने कोई भी सेल की है या तो प्रोडक्ट्स की, कोई भी उसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी सेल की है, या किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड की है। अगर किसी व्यवसाय ने कोई प्रोडक्ट सेल किया है या कोई सर्विस प्रोवाइड की है और उसके बदले में जो भी अमाउंट उसे मिली है उसे क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू कहा जाएगा। अब बात आती है रिकॉग्नाइजेशन की या रियलाइजेशन की। तो यहाँ पर जब भी रेवेन्यू बिजनेस में रिकॉग्नाइज होगा मतलब ड्यू होगा, तभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए। यहाँ पर वो रेवेन्यू आपको कैश में कब मिल रहा है ये मायने नहीं रखता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट अज्यूम कि किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015। यहाँ पर इस बिजनेस को रेंट जो है वो रिसीव्ड हुआ। अब जो रेंट रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है अप्रैल 2016 में, लेकिन वो रेंट है किसका? मार्च 2015 का। तो यहाँ पर ये जो रेंट मिला है ये इस फाइनेंशियल ईयर का ना मान के किस फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा? इस फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर से ये बिलोंग करता है। हमें ये नहीं देखना कि इसका कैश कब रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो तो आप देखो कि ये किस फाइनेंशियल ईयर से जो है बिलोंग करता है। जैसे ही ये ड्यू हो या जिस मंथ से बिलोंग करे उसी फाइनेंशियल ईयर में इसको लिखा जाए। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक अनदर एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 1 जनवरी को बिजनेस को कोई ऑर्डर मिला कुछ गुड्स सप्लाई का। यहाँ पर उस एंटरप्राइज ने 21 जनवरी को गुड्स जो है वो सप्लाइड कर दी, भेज दी गुड्स, लेकिन उसका पैसा जो है वो मिल रहा है अप्रैल में।
3 अप्रैल को कैश जो है वो रिसीव्ड हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रेवेन्यू है वो 21 जनवरी को ही रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा, जिस दिन वो रिकॉग्नाइज हुआ है, ना कि जिस दिन कैश मिला है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू जब भी रियलाइज हो या रिकॉग्नाइज हो तो उसको उसी समय जो है रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसको उसी समय का ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ना कि जब कैश रिसीव्ड हो रहा है या कैश की पेमेंट हो रही है तब। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उनको हमेशा आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए। जैसे यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस है उसमें कोई भी रेवेन्यू जब इनकम जनरेट हो रही है उससे रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को उसके साथ दिखाया जाए, ये कहता है मैचिंग कंसेप्ट, ताकि सही और कंप्लीट जो है प्रॉफिट निकाला जा सके। यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि कोई टेक्सटाइल का बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है और यहाँ पे जो है सेल हो रही है 15 लाख की, तो यहाँ पर इस सेल को करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं उन सभी एक्सपेंस को यहाँ पे दिखाया जाना चाहिए ताकि सही प्रॉफिट निकाला जा सके, ये कहता है मैचिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में जो है ये बताया गया है कि कुछ एक्सपेंस जो है वो अगले साल से रिलेटेड होते हैं या कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो अभी पे नहीं किए हैं, तो यहाँ पर उनको भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए। जैसे कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, मतलब अक्कर हो चुका है, ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं किया है, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रूप में उसे दिखाया जाएगा। और अगर किसी तरीके का जो है एक्सपेंस हम है वो अगले साल से रिलेटेड है और उसको अभी पे कर दिया है तो उसको भी जो है क्या करना है, स्टेटमेंट में दिखाना है और वो एसेट साइड बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाएगा, ये कहती है मैचिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जैसे जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, साल के अंत में जो स्टॉक अनबिका रह जाता है उसे क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। अब इस स्टॉक को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके क्या बना दिया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बना दिया जाएगा। यहाँ पर जितने भी रिलेटेड खर्चे थे वो सब इस क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हैं और एज इट इज नेक्स्ट ईयर वो चले जाएंगे क्योंकि इसकी इनकम अगले साल जो है वो रियलाइज होनी है। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट का इन शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जो रेवेन्यू कमाने के लिए जो एक्सपेंस किए जा रहे हैं उन एक्सपेंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर किया जाए ताकि सही प्रॉफिट निकाला
जा सके। यहाँ पर रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट है उसके कुछ एक्सेप्शन है। इसका जो पहला एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर कोई वस्तु इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेची जाती है तो यहाँ पर पूरी कीमत से क्या हो जाना चाहिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें सेल्स में दिखा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है वैसे वैसे उसको सेल माना जाएगा। ये एक्सेप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट का। सेकंड जो इसका एक्सेप्शन है वो है लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो लंबे प्रोजेक्ट है, जैसे कोई फ्लाईओवर बन रहा है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है या बहुत बड़ा कोई कैंपस बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो लंबे समय के लिए 2 साल के 3 साल के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन प्रोजेक्ट में भी जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज माना जाएगा, ना कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो है कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 एक्सेप्शन थे रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट के। अगला जो कंसेप्ट है वो है एक्रेल कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट में हमने रेवेन्यू की बात की थी कि जब भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो उसको स्टेटमेंट में लिख दिया जाए। यहाँ बात कर रहे थे कि जो रेवेन्यू कमाई है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस किए हैं जैसे ही उन सभी एक्सपेंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाए। यहाँ पर बात आती है दोनों की। ये जो एक्रेल कंसेप्ट है ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों पे क्या होता है, अप्लाई होता है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी चाहे रेवेन्यू हो या एक्सपेंस हो, जब भी वो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, ड्यू हो रहे हैं, अक्कर हो रहे हैं, उसको उसी समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया जाए, ना कि कैश दिया जा रहा है तब। यहाँ पर ये एक्रेल बेसिस पे चलता है, ना कि कैश बेसिस पर। तो एक्रेल बेसिस जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है ये इन दोनों पर बेस्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाए वो बिल्कुल ट्रू हो और उसमें किसी तरीके की बाइसनेस ना हो, पक्षपात ना हो। जो भी अकाउंटेंट या कोई भी पर्सन जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहा है वो अपने पर्सनल जजमेंट का यूज उसमें ना करे। इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाई जा सकती है, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका जो वाउचर होता है या उसको वेरीफाई करने के लिए एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर है तो उसको उस ट्रांजैक्शन के साथ लगाया जाना चाहिए, तभी
जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है। यहाँ पर अगर कोई कैश में सेल हो रही है तो हमें कैश रिसीट देनी चाहिए कस्टमर को। अगर कैश में कुछ परचेजिंग की है तो हम बिजनेस सेलर से कैश रिसीट लेगा। अगर क्रेडिट परचेज हो रही है तो यहाँ पर बिजनेस को इनवॉइस, बिल या एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा लेना चाहिए सेलर से, ताकि वो उस ट्रांजैक्शन के साथ लगा करके उसकी वैलिडिटी जो है तय कर सके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो उसका वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जरूर हो। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पर जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बेस्ड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी संपत्ति अगर खरीदी गई है तो उसको उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाए, क्योंकि उस संपत्ति का वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होगा और उस डॉक्यूमेंट में वही कीमत लिखी जाएगी जो उस समय परचेज की थी। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और वहां पर ऑब्जेक्टिविटी आती है। अगर उसी संपत्ति को मार्केट वैल्यू पे दिखाया जाएगा तो वहां पर वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो आज के दिन की कीमत है, उस दिन की कीमत है जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जा रहे हैं, तो उसका कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्लास में हमने सभी जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट है उनको पढ़ लिया है। अब इसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन बची है जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए